नमस्कार, मैं हूँ शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सलनामा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि नक्सलियों ने, माओवादियों ने कहाँ पर अपनी हिंसक वारदातों को अंजाम दिया, कहाँ पर उनमें आपसी फूट पड़ रही है और आपसी फूट के मामले पर माओवादी क्या कह रहे हैं। इसके अलावा बीजापुर में जो पिछले एक माह में 25 लोगों की हत्याएं की गई है उस विषय पर भी हम बात करेंगे। साथ ही जो इनका जो शहरी कनेक्शन है, जो अर्बन नेटवर्क है, इस विषय पर भी हम एक एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। सबसे पहले हम बात करते हैं माओवादियों के संगठन में जो फूट की खबरें आ रही हैं, जो उसमें आपसी रंजिशे की खबरें आ रही हैं, उस विषय पर। पिछले सप्ताह के नक्सलनामा में हमने आपको बताया था कि कैसे माओवादी संगठन, नक्सली संगठन आपस में ही भिड़ रहे हैं। उनके जो कैडर हैं, जो मूलतः जो छत्तीसगढ़ से जुड़े कैडर हैं, जो जनजाति बेल्ट से आते हैं, वो कैडर जो आंध्र और तेलंगाना से आते हैं, उन कैडर्स के खिलाफ, उन माओवादी नेताओं के खिलाफ अपना एक विरोध जता चुके हैं, एक विरोध अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं वहाँ पर। इन्हीं बीच 6 माओवादियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। बस्तर पुलिस द्वारा यह जानकारी कुछ सूत्रों के माध्यम से दी गई थी कि 6 माओवादी मारे गए हैं, जो कि आपसी रंजिश में मारे गए हैं। जो छत्तीसगढ़ के कैडर हैं, कुछ उन लोगों ने भी जो तेलंगाना और आंध्र के कैडर हैं उनको मारा है। इस बीच इन्हीं सारी स्थितियों को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है वो यह है कि माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि माओवादी संगठन में किसी भी तरह की कोई फूट नहीं है। उन्होंने ये जो माओवादी संगठन में फूट की सारी बातें हैं, इसे छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रोपेगेंडा कहा है। इसके अलावा जिन माओवादियों को मारा गया था उनमें से एक जो नक्सली कमांडर मुड़ियम विज्जा, जिसका नाम सबसे पहले आया था, जो कि इनामी नक्सली था, उसके मारने की बात को कहा गया है कि वह पुलिस का इन्फॉर्मर था। ऐसा नक्सली संगठन ने कहा है कि वह पुलिस का मुखबिर था और उसे तथाकथित फर्जी जनताना अदालत लगाकर मारा गया है। यह सारी बातें माओवादियों ने अपने एक प्रेस नोट जारी करके कही है। इस प्रेस नोट के जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस से बयान लेने, उनसे जानकारी लेने की बात आगे बढ़ाई गई, कुछ प्रयास किए गए, लेकिन कोई पुख्ता तौर पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आ पाया कि सारी चीज़ें आखिर क्या चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि नक्सल संगठन किसी न किसी छटपटाहट में है, क्योंकि उनकी फंडिंग्स रुक गई है। लॉकडाउन की वजह से उनको राशन पर्याप्त नहीं मिल पाए हैं। उनकी लेवी जो वसूली जो होती थी वो काफ़ी घट चुकी है, कम हो चुकी है। जगह जगह जो सिक्योरिटी फोर्सेस की दबिश है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सर्च ऑपरेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA है, वह भी अलग अलग क्षेत्रों में लगातार दबिश दे रही है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण झारखंड से आया है। झारखंड के चतरा क्षेत्र में 15 लाख का इनामी माओवादी रविंद्र गुंजू काफ़ी सक्रिय है। उन क्षेत्रों में उसके बहुत से वारदात अलग अलग थानों में दर्ज हैं, उसके खिलाफ आरोप अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हैं। यह सारी चीज़ें रविंद्र गुंजू पिछले 2 दशकों से पूरे क्षेत्र में कर रहा है। वह लेवी वसूलता है और लोगों को डराता धमकाता है। वहाँ पर वो नक्सल संगठन के लिए फंडिंग जुटाता है। इसी बड़े चेन को NIA जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसने पूरी तरह ध्वस्त किया है। इस पूरे चेन को तोड़ने का काम किया है। झारखंड में NIA ने नक्सल संगठन के लिए जुटाए जा रहे लगभग 3.25 करोड़ रुपए की रकम को जब्त किया है। झारखंड में या कहीं पर भी हम देखते हैं तो नक्सल बेल्ट को पैसे पहुंचाने वालों में कुछ लोगों का अहम योगदान होता है, जिसमें व्यापारी होते हैं, जो स्थानीय कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ छोटे व्यवसाय भी होते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय ठेकेदार होते हैं जो नक्सलियों के लिए लेवी वसूलते हैं। इसके अलावा
कुछ छोटे वहाँ पे स्थानीय नेता भी हो सकते हैं, कुछ ग्रामीण नेता भी हो सकते हैं, और साथ ही कुछ जो सड़क वगैरह का काम देखते हैं, कुछ छोटी खेती किसानी का काम देखते हैं, ऐसे लोग भी इन सारी चीज़ों में शामिल रहते हैं। यह सभी लोगों का एक चेन होता है जो एक स्तर से दूसरे स्तर तक पैसे वसूल कर पहुंचाने का कार्य किया जाता है, और अंतिम व्यक्ति फिर नक्सली संगठन तक पैसे पहुंचाने का कार्य करता है। और इसी तरह इसी चेन को एनआईए ने पूरी तरह ध्वस्त किया है। हाल ही में झारखंड में कई ऐसे बिजनेसमैन, कई ऐसे छोटे व्यापारी, कई ऐसे ठेकेदारों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, और उनकी पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है, उनके सत्यापन की कानूनी प्रक्रिया है, वह जारी है। इसी अपने दबिश में, इसी अपने छापेमारी के क्रम में उन्होंने हाल ही में एक और ठेकेदार के घर में छापेमारी की, और उस ठेकेदार के घर से 2,70,00,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। यह पूरी रकम उस ठेकेदार ने अलग अलग चेन के माध्यम से लेवी वसूल कर उस तक पहुंची थी, जो रविंद्र गुंजू, जो कि 15 लाख का इनामी, जिसके सर पर 15 लाख का इनाम है, वैसा नक्सली उस तक पहुंचाई जानी थी, और इसे एनआईए ने पकड़ा है और उस पूरे पैसे को जब्त कर लिया है, ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसों की फंडिंग, राशन की व्यवस्था और जिस तरह से उन्हें हथियार का प्रबंध करना, ये सारी चीज़ें माओवादियों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रही है। इस वजह से वो अब अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी को भी बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, यह हमने दंतेवाड़ा, बस्तर के क्षेत्रों में अभी हाल ही में देखा है। दरअसल माओवादी क्या करते हैं कि वह किसी नक्सली घटना को अंजाम देना है या किसी सुरक्षा बल के कॉन्वॉय पे हमला करना है, तो वह आईईडी ब्लास्ट का, आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं आईईडी विस्फोटक को वो मुख्य मार्गों, मुख्य सड़कों पर लगाते हैं, जिससे सुरक्षा बलों की जो गाड़ियां होती हैं वह उस विस्फोटक का शिकार होती हैं। लेकिन अभी हमने ताज़ा घटनाक्रमों में यह देखा है कि नक्सली जो माओवादी हैं वो मुख्य सड़कों के बजाय अब छोटे छोटे पगडंडियों, कच्चे रास्ते और जो खेतों की मेड़ होती है उसमें भी अपने आईईडी प्लांट कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक घटना सामने आई है दंतेवाड़ा के, जो टोटम वहाँ का क्षेत्र है, वहाँ पे एक स्थानीय जनजातीय ग्रामीण दंपत्ति उस आईडी जो लगा हुआ था खेत की मेड़ पे, कच्चे रास्ते पे, उसके शिकार हो गए, और उसके शिकार होने के बाद वह पूरी तरह से खून से लथपथ हो गए। हाथ, पैर और चेहरे में जो हमले की वजह से घाव है वो काफ़ी गहरा हुआ। पुरुष को तो थोड़ी कम चोटें आई, लेकिन जो जनजातीय महिला है वह ज़्यादा घायल हो गई। इसके बाद माओवादियों ने उन्हें जाने भी नहीं दिया। वह इलाज के लिए जा रहे थे और उन्हें माओवादियों ने पकड़ लिया और बंधक बना लिया। स्थिति ऐसी थी कि कुछ समय तक वह लगातार खून रिसता रहा, वह दर्द से कराहती रही। वह महिला निवेदन करती रही, एक जनजातीय ग्रामीण महिला माओवादियों से निवेदन करती रही कि उसे इलाज के लिए जाने दिया जाए, लेकिन माओवादियों की क्रूरता कुछ ऐसी थी कि उन्होंने उस महिला को जाने नहीं दिया, और वह जो पुरुष था, उसका जो पति था, वह बमुश्किल वहाँ से निकला और बाहर आया। इसके बाद जो डीआरजी कमांडो है, वहाँ की स्थानीय जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो फोर्स हैं दंतेवाड़ा के, उसमें जो कुछ महिला कमांडो है, जो पहले से जिन्होंने जो नक्सली संगठन में थे, जो आत्मसमर्पित करके जो फोर्स में शामिल हुए, ऐसे लोगों की कुछ टीम बनी। वह वहाँ पर उन्होंने छापेमारी की, अलग अलग सर्च ऑपरेशन चलाए, और फिर उस जनजातीय महिला को माओवादियों के चंगुल से बाहर निकाला, उसका इलाज कराया, और अब वह महिला स्वस्थ है। तो यह पूरी घटना बताती है कि कैसे माओवादी जो नक्सली हैं, जो खुद को जनजातियों का हितैषी बताते हैं, वह एक जनजातीय महिला को गिड़गिड़ाते हुए देखने के बाद भी, दर्द से कराहने से देखने के बाद भी
उसे इलाज के लिए नहीं भेज रहे थे, उसका इलाज नहीं कराना चाहते थे। यह सारी घटनाएं इसी हफ्ते दंतेवाड़ा में घटित हुई हैं। इसके अलावा जिस तरह से ये घटनाएं हुई, उसी आईईडी प्लांट जो कच्चे रास्तों में पगडंडियों में लगाया जा रहा है, उसमें एक और व्यक्ति की चपेट में आने से मौत हो गई। वह भी जनजातीय ग्रामीण था, उसी क्षेत्र का निवासी था, और माओवादियों के इन कृत्यों की वजह से एक और जनजातीय व्यक्ति मारा गया। इन सब के अलावा माओवादी लगातार क्षेत्र में अपना भय का माहौल बनाने के लिए किसी न किसी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, और बहुत तेजी से दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पिछले सप्ताह के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस फेल्योर की वजह से माओवादी काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, वो अपनी बढ़त बना रहे हैं, इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। वह सारी घटनाएं अब ऐसा हो रहा है कि जो सुरक्षा बल के जो जवान छुट्टियों में अपने घर लौट रहे हैं, अपने किसी घर के काम से लौट रहे हैं, उन पर भी अब हमले किए जा रहे हैं। ऐसी ही घटना इसी सप्ताह सामने आई है। सुकमा में अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए एक सुरक्षा बल का जवान घर आया हुआ था। वह अपने पिता के अंतिम संस्कार को, उस प्रक्रिया को पूर्ण कर जब अपने घर पर था, तो उस पर माओवादियों ने हमला किया। माओवादियों की टीम उस व्यक्ति को और उसके भाई पर, दोनों पर हमला करने लगी। दोनों भाई सुरक्षा बल फोर्स में तैनात हैं, और उन पर जैसे ही माओवादियों को सूचना मिली कि वह छुट्टियों में घर लौटे हैं, माओवादियों ने एक छोटी टुकड़ी भेजकर पूरे योजना के साथ उन पर हमला किया। जब दोनों सुरक्षाकर्मी हावी पड़ते नजर आए, उन्होंने हथियार छीने, उनके चाकू, उनके सारे अन्य हथियारों को छीना और उन्हें नक्सलियों को दबाने की कोशिश की, तो वो तीर कमान से भी हमला करने लगे। एक तीर एक सुरक्षाकर्मी के पीठ पर लगा और वो घायल हुए, और डरकर माओवादी भाग निकले। लेकिन यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थिति बता रहा है कि कैसे वर्तमान सरकार पूरी तरह नक्सलियों को डराने में, उन्हें डरा कर रखने में पूरी तरह असफल रही है। सरकार किसी भी तरह से प्रभावी नजर नहीं आ रही है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, जिस तरह से लगातार जनजातीय ग्रामीणों पर हमले हो रहे हैं, बस्तर में बहुत सारी हत्याएं हो रही है नक्सलियों के द्वारा, कांग्रेस की सरकार तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन एक कांग्रेसी नेता को खुद सामने आकर अपने ही सरकार को घेरना पड़ा, अपने ही सरकार को कहना पड़ा कि आप इन जनजातीय लोगों पर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा ही सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम ने, जो बस्तर के भी नेता हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार, जो कांग्रेस की राज्य सरकार है, उन्हें घेरा है। उन्होंने गृह मंत्री को निशाने पर लिया है कि गृह मंत्री यदि घर पर बैठेंगे तो कैसे नक्सली भागेंगे। उन्होंने जिस तरह से सरकार को घेरा है कि गृह मंत्री कुछ बोलते नहीं है नक्सल मामलों में, कुछ करते नहीं है, उन्हें सामने आना चाहिए। पूरी भूपेश बघेल की सरकार नक्सल मामलों में बैकफुट पर नजर आ रही है। अरविंद नेताम जो कांग्रेस के ही नेता हैं, उनकी ही सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, वह अपनी ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। यही चीज सरकार को समझनी चाहिए कि नक्सल बहुत तेजी से बस्तर में अपना पैर पसार रहे हैं। दोबारा वो स्ट्रांग हो रहे हैं, दोबारा वो मजबूती से ग्रामीणों को, वहाँ पे किसान नेताओं को, स्थानीय जनजातियों को मार रहे हैं। उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो जंगल के नक्सली हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं नक्सल ग्रुप का, माओइस्ट ग्रुप का, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो समाज में इंटेलेक्चुअल बन के बैठते हैं, जो बुद्धिजीवी बन के बैठते हैं, जिन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में परोसा जाता है। ऐसे ही कुछ अर्बन नक्सलियों, अर्बन माओवादियों को भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं में से एक है गौतम नवलखा। गौतम नवलखा के खिलाफ एनआईए ने भी हाल ही में अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि उनके पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी, जो वहाँ के आतंकवाद को बढ़ावा देती है और भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती है, आईएसआई से संबंध थे।
गौतम नवलखा के आईएसआई के लोगों से संबंध थे। और इसके बारे में पहले भी पुणे पुलिस ने जिस तरह से अपना हाई कोर्ट में जो अपना बयान दिया था गौतम नवलखा को लेकर, उसमें भी पहले यह जानकारी आई थी कि गौतम नवलखा के संबंध हिजबुल, जो पाकिस्तान का एक इनफेमस टेरर आउटफिट है, जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, उससे संबंध रहे हैं। जो गौतम नवलखा, जिसे पत्रकार के रूप में पेश किया जाता है लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स द्वारा, जो लेफ्ट ग्रुप है, जो वामपंथी संगठन है, उसके द्वारा इसे सामाजिक कार्यकर्ता बताया जाता है, कथित तौर पर इसे मानवाधिकार कार्यकर्ता बताया जाता है। लेकिन असल में गौतम नवलखा जो एनआईए की जो चार्जशीट है और पुणे पुलिस ने जैसे पहले अपने जो पूरे सर्च में, पूरे अपने खोजबीन में जैसे पाया है कि इसके संबंध भारत विरोधी जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, इसके अलावा आईएसआई से भी इसके संबंध है। इसके अलावा एक गिरफ्तारी हुई है झारखंड से, गिरफ्तारी हुई है एक चर्च के एक पादरी हैं स्टेन स्वामी। खैर, ये स्वामी सिर्फ इनका लगाने का तरीका है, ये कोई स्वामी नहीं है। यह हिंदू नाम लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए स्टेन स्वामी, ये असल में एक पादरी हैं, इस जो चर्च का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, धर्मांतरण के क्षेत्र में कथित तौर पे लोगों को धर्मांतरित कराते हैं, जो स्थानीय जनजाति हैं उन्हें। इन्हें भी भीमा कोरेगांव दंगे के मामले में गिरफ्तार किया गया है। स्टेन स्वामी के जो गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री का भी बयान आया है इनके समर्थन में। स्वाभाविक सी बात है, आना ही था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कई लोग इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करते हैं। जो लेफ्ट मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वह इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करता है और इनके नाम में स्टेन स्वामी लगाता है। यह कोई स्वामी नहीं है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि यह कोई स्वामी नहीं है, यह एक पादरी है, यह एक चर्च के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, चर्च का प्रचार करने वाले लोग हैं। यह किसी भी तरह के कोई स्वामी नहीं है। इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है और इनके खिलाफ जो एनआईए की प्रेस विज्ञप्ति है उसमें बताया गया कि इनके खिलाफ धारा 120 बी, 115, 121, 121 ए, 124 ए, 153 ए, 201, 505 और जो अन्य धाराएं हैं वो भी लगी है। इनकी गिरफ्तारी होने के बाद जो कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है झारखंड में, वहां के मुख्यमंत्री ने विरोध किया है। नक्सल से लेकर अर्बन नक्सल तक जो पूरा नेक्सस है, वह पूरा नेक्सस हम आपको इस नक्सलनामा एपिसोड में, इस शो के माध्यम से आपको बताते हैं। यह सारी जानकारी हम आपको इस शो के माध्यम से देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि नक्सल या माओवादी का मतलब हम यह ना समझे जो जंगल में सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं, सिर्फ वही है। कुछ नक्सल जो गौतम नवलखा हैं वैसे भी हैं, जो आपके और हमारे बीच समाज में बैठे हुए हैं और एक दीमक की तरह इस समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना आवश्यक है। ऐसे लोगों को जो मानवाधिकार करता या पत्रकार के रूप में पेश करते हैं, उन्हें भी पहचानना आवश्यक है, क्योंकि यह आपके और मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे देश के लिए एक बड़ा खतरा है। नक्सलनामा के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। हम अगले एपिसोड में दोबारा कुछ नई जानकारियों, कुछ नए तथ्यों और नक्सलियों की कुछ नए आतंकी घटनाओं जो भी वो करेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस और वास्तविक तथ्य आपके बीच रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य आपके बीच रख सकें। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।